नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल SLT टेकन पर। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, TDS रिटर्न 24 क्यू क्वार्टर फोर्थ को हम वेतन ड्रा के माध्यम से किस तरह से तैयार करें। TDS रिटर्न फाइल की जो यूटिलिटी है उसमें एनेक्सर 2 है, उसको वेतन ड्रा के माध्यम से कैसे तैयार करें, यह आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। एनेक्सर 2 का प्रत्येक कॉलम है उसको वेतन ड्रा में दर्शाते हुए, यानी वेतन ड्रा में कौन सी राशि है वो एनेक्सर 2 के कौन से कॉलम में आएगी, ये सब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। साथ ही साथियों, जो कई तरह के क्वेश्चन हैं आपके जो मुझे कमेंट के माध्यम से प्राप्त हुए हैं कि होम लोन को किस कॉलम में भरें, GPF राशि है उसको किस कॉलम में भरें, NPS है उसको कहाँ भरें, और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो 50,000 की राशि है वो एनेक्सर 2 के किस कॉलम में भरें। इन सभी सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। वैसे तो मैं TDS रिटर्न 24 क्यू का क्वार्टर फोर्थ है वो किस तरह से तैयार करें, उसको कैसे अपलोड करें, उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप उसको डिटेल में देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में केवल हम एनेक्सर 2 की ही बात करेंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें। तो चलिए बिना देरी किए अब शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले साथियों हम बात कर लेते हैं जो एनेक्सर 2 है उसके जितने कॉलम हैं उनकी। सबसे पहले आपसे वीडियो शुरू करें उससे पहले निवेदन है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं या अभी तक आपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में आने वाले घंटे के ऑल बटन को भी दबा लें, जिससे प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो देखिए, ये जो एनेक्सर 2 है उसके हम एक एक बिंदु की बात कर लेते हैं। पूरा डिटेल में जान करके मैं आपको बता देता हूं कि इसमें जो हम कॉलम की बात करने वाले हैं वो कॉलम की बात हमें एक तो सीरियल नंबर ये दिए हुए हैं 330, 331, ये न देख करके हम जो कॉलम के नंबर दिए हुए हैं 1, 2, 3, 4 इनको हम डिफाइन करते हुए वेतन ड्रा में समझेंगे। तो 1 से 7 नंबर तक के कॉलम हैं वो तो साधारण से हैं, जिसमें एम्प्लॉय की डिटेल है वो आप आसानी से कर लेंगे। अब आगे के जितने कॉलम हैं उनमें आपको जो सफ़ेद कलर के कॉलम हैं उन्हीं में राशि भरनी है। जो ब्लैक हो रहे हैं या हाइड हो रखे हैं उनमें जो भी राशि है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर के यहाँ फिलअप होगी। तो ये इस एनेक्सर 2 है उसमें 1 से लेकर के 92 तक के कॉलम हैं और उन प्रत्येक कॉलम में कौन कौन सी राशि क्या क्या है, कौन कौन सी राशि है वो आपको यहाँ भरनी है। वो हम चलिए वेतन ड्रा के माध्यम से समझते हैं। अब ले चलता हूँ मैं आपको वेतन ड्रा के ऊपर और वहाँ से हम इसको समझेंगे कि कौन से कॉलम है, वेतन ड्रा की कौन सी राशि है वो कौन से कॉलम में एनेक्सर 2 में भरनी है। देखिए, ये एक कर्मचारी का वेतन ड्रा है जिसमें मैंने प्रत्येक राशि के सामने कॉलम लिख दिया है कि कौन से कॉलम में क्या राशि भरनी है, कौन से कॉलम में है वो कौन सी राशि वेतन ड्रा के कॉलम से भरनी है। तो अब हम फटाफट से इसको देख लेते हैं ताकि वीडियो लंबा नहीं हो। और ये वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें जिससे वो भी इसके लाभान्वित हो सकें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है ऊपर ही ऊपर कर्मचारी का नाम, पद और पैन नंबर, उसके नीचे ग्रॉस इनकम होती है। ये ग्रॉस इनकम आपको जो यूटिलिटी आप तैयार कर रहे हैं, यूटिलिटी में जो फाइल तैयार कर रहे हैं उस फाइल के एनेक्सर 2 के 59 नंबर कॉलम में आपको सबसे पहले फिल कर देनी है। 1 से 7 नंबर तक के कॉलम हैं उनको आपको तैयार करना है। उसके बाद में 59 नंबर कॉलम में ये ग्रोस है वो फिल कर देनी है। जैसे ही 59 नंबर कॉलम में फिल करके दूसरे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे ये राशि ऑटोमेटिक 8 नंबर कॉलम में शो हो जाएगी। अब इसके बाद में जो अगर किसी कर्मचारी को हाउस लोन है यानी जो हाउस रेंट अलाउंस है उसमें छूट मिल रही है तो उसकी राशि आपको 66 नंबर कॉलम में भर देनी है। और उसके बाद में जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है
50,000 रुपये की राशि वो एनेक्सर 2 के 13 नंबर कॉलम में आपको भरनी है। इसके बाद में अगर कोई मनोरंजन भत्ता और व्यवसाय कर आदि है तो वो आपको आगे के जो कॉलम हैं उसमें आपको भर देनी है। ये इस 13 नंबर कॉलम के आसपास में ही आपको मिलेंगी, वहाँ आपको ये भर देनी है। ये मैं आपको अलग से बता दूंगा। अब इसके बाद में जैसे ही आप 13 नंबर कॉलम में स्टैंडर्ड डिडक्शन भरेंगे, 14 नंबर कॉलम में ये राशि यहाँ जो दिखाई गई है वेतनरा के 6 नंबर कॉलम में, वो ऑटोमेटिक 14 नंबर कॉलम में फिल हो जाएगी। अब उसके बाद में आता है गृह संपत्ति, यानी अगर किसी को गृह संपत्ति से आय हो रही है तो उसको आपको 15 नंबर कॉलम में प्लस लगा करके फिल करना है। और अगर किसी ने होम लोन ले रखा है और उसकी जो ब्याज की राशि है जिससे जो टैक्स फ्री होती है उसको आपको 15 नंबर कॉलम में ही माइनस लगा करके फिल करनी है। जैसे ही आप माइनस लगा करके 15 नंबर कॉलम में हाउस लोन के जो ब्याज की राशि है वो भरेंगे तो 16 नंबर कॉलम में ये ऑटोमेटिक कम होकर के जो शेष राशि बचेगी आय अन्य जो कर योग्य आय है वो आपकी 16 नंबर कॉलम में आ जाएगी। अब इसके बाद में देखिए जो इन्वेस्ट किया जाता है 80C के तहत उसकी हम बात कर लेते हैं, जिसमें SI की होती है, LIC होता है, PPF होता है, GPF है, GIS है और इसके बाद में जो गृह ऋण की किस्त होती है वो होती है। ये सब 80C के अंतर्गत आते हैं। साथ ही NPS है, ट्यूशन फीस है और जो राष्ट्रीय बचत पत्र होते हैं, इक्विलिटी जो सेविंग है, स्थगित PLI है, ये सब 80C के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें जो पुरानी पेंशन वाले हैं यानी जिनके GPF कटता है उनको तो यहाँ 70 नंबर कॉलम है उसमें आपने जितना इन्वेस्ट किया है, यानी ये जो 11 नंबर कॉलम है वेतनरा का कटौतियों का, उसमें आपने जितना भी इन्वेस्ट किया है वो आपको 70 नंबर कॉलम में, यानी यहाँ जो योग आए ने उस योग को आपको 70 नंबर कॉलम में फिल कर देना है। और उसके बाद में जो 71 नंबर कॉलम है उसमें आपको 1.5 लाख ही भरना है, क्योंकि आपने इन्वेस्ट चाहे कितना ही किया है लेकिन 80C के तहत 1.5 लाख की ही छूट आपको मिलती है। तो ये जो 1.5 लाख वाली राशि है वो आपको 71 नंबर कॉलम में फिल करनी है। अब देखिए NPS वालों के लिए, NPS वालों को ये योग है वो तो 70 नंबर में ज्यों का त्यों भरना है, लेकिन जो NPS है वो NPS अगर ये इन्वेस्ट 1.5 लाख तक है तो आपको ज्यों का त्यों ही 1.5 लाख है 70 नंबर में भरना है और 71 नंबर में भी 1.5 लाख ही भरना है। लेकिन अगर आपका इन्वेस्ट 1.5 लाख से ज़्यादा है, मान लिया 2 लाख का इन्वेस्ट है आपका, तो आपको यहाँ NPS है वो NPS मान लीजिए कि आपका 1 लाख है, 1 लाख अन्य इन्वेस्ट है और 1 लाख है आपका NPS है, तो यानी 1 लाख है जो अन्य इन्वेस्ट है वो ज्यों का त्यों आ जाएगा और NPS जो 1 लाख है उसमें से 50,000 है वो आप अलग निकाल करके और जो 76 नंबर और 77 नंबर कॉलम है उसमें 50,000 80CCD1B के वाले जो कॉलम है उसमें भर देंगे आप 50, और जो 50 की छूट है वो आपको यहाँ 80C में ले लेनी है। यानी यहाँ जो राशि है सरकारी अंशदान वाली 80CCD1B के तहत है, 80CCD1 है वो आपको 50,000 लिखनी है और वो लिखनी है आपको 74 नंबर कॉलम में। 74 नंबर कॉलम है उसमें आपको पूरी NPS है, जितना आपका NPS पूरे साल में कटा है वो भरना है और 75 नंबर में आपको 50,000 ही भरनी है, क्योंकि 1 लाख में से 50,000 की आपने 80CCD1B के तहत छूट ले ली है जिसको आपने 76 नंबर और 77 नंबर कॉलम में फिल कर दिया। तो 75 नंबर कॉलम में भी आपको 50,000 ही भरनी है। इस तरह से 1 लाख का अन्य इन्वेस्ट और 50,000 का NPS इन्वेस्ट, इस तरह से 1.5 लाख तो हो जाएगा आपके 71 नंबर कॉलम में, और 50,000 जो एक्स्ट्रा NPS है वो आपको 76 नंबर और 77 नंबर कॉलम में भरना है। जैसे इस कर्मचारी का NPS का कुल इन्वेस्ट है वो 77,020 रुपये था, अब इसने 50,000 की छूट है वो 80CCD1B के तहत ले ली, तो अब ये 77,000 में से 50,000 घटा देंगे तो 27,020 रुपये की छूट है वो उसने 1.5 लाख के अंतर्गत ली है। तो इस तरह से आपको ये कॉलम है इनकी पूर्ति आपको करनी है। अब इसके बाद में जो अन्य कटौतियां होती हैं जैसे 80D के अंतर्गत, यानी जो चिकित्सा बीमा प्रीमियम है जो पति पत्नी और बच्चों के लिए 25,000 का होता है, माता पिता के लिए 25,000 का है और सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 का होता है,
उसकी राशि आपको 80 नंबर और 81 नंबर कॉलम में भरनी है। 80 में टोटल राशि भरनी है और 81 में जो एलिजिबल अमाउंट है जिसके ऊपर जो छूट के दायरे में आती है वो आपको भरनी है। लगभग ये सेम ही होती है। 25,000 है तो 25,000 आ जाएगी, 50,000 है तो 50,000 आ जाएगी दोनों में। और उसके बाद में जो 82 नंबर और 83 नंबर कॉलम है उसमें आपको अगर शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कोई ऋण ले रखा है, उसकी जो ब्याज की राशि है वो आपको 82 नंबर और 83 नंबर कॉलम में भरनी है। इनमें से जो पहला कॉलम होता है वो ग्रॉस अमाउंट का होता है और जो अगला कॉलम होता है वो एलिजिबल अमाउंट होता है या डिडक्टेबल अमाउंट होता है, उसके लिए होता है। उसके बाद में अगर आपने धर्मार्थ संस्थाओं के लिए जो दान दिया है 100% वाली श्रेणी या 50% या 25% वाली श्रेणी, तो उसमें आपको 84, 85 और 86 नंबर कॉलम है एनेक्सर 2 के, उसमें राशि भरनी है। 84 नंबर में टोटल भरनी है, 85 नंबर में जो एलिजिबल अमाउंट है वो भरनी है और 86 नंबर में डिडक्टेबल अमाउंट है वो आपको भरनी है। इसी तरह से अगर कोई कर्मचारी अपने सेविंग अकाउंट की डिटेल भी देता है, ब्याज की डिटेल, तो उसको आपको 87, 88 और 89 नंबर कॉलम में फिलअप करना है। 87 में टोटल, 88 में एलिजिबल और 89 में डिडक्टेबल। अब ये सब इन्वेस्ट आप भरने के बाद में 81 नंबर कॉलम को देखेंगे तो उसमें आपका जो टोटल इन्वेस्ट है उसमें आपको कितने राशि की छूट मिलने वाली है वो आपको 21 नंबर कॉलम में ऑटोमेटिक फिल मिलेगी। और 22 नंबर कॉलम है वो भी ऑटोमेटिक फिल मिल जाएगा, जो आपकी कर योग्य आय होगी उसका शेष होगा। यानी जितनी राशि के ऊपर अब आपको ब्याज लगना है, टैक्स लगना है, वो राशि आपको 22 नंबर कॉलम में ऑटोमेटिक फिल मिल जाएगी। अब इसके बाद में देखिए 90 नंबर कॉलम है, उसमें अगर किसी कर्मचारी का कर योग्य आय है वो 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में रहती है तो उसको 12,500 रुपये की छूट मिलती है। वो छूट आपको 90 नंबर कॉलम में दर्शानी है। और 23 नंबर कॉलम है उसमें आपका ये 12,500 रुपये घटाने के बाद में कितना टैक्स बनता है वो टैक्स आपको 23 नंबर कॉलम में फिल करना है। और 25 नंबर कॉलम है उसमें इस टैक्स के ऊपर जो लगने वाला कर है, जो शिक्षा उपकर आदि है, वो उसके ऊपर जो टैक्स बनता है वो आपको भरना है 25 नंबर कॉलम में। और 26 नंबर कॉलम है उसमें राहत धारा 89 के तहत, यानी अगर किसी पिछले वर्ष का सैलरी एरियर है वो इस वित्त वर्ष में आपने प्राप्त किया है, उसका टेनी फॉर्म आपने भरा है, तो उसके तहत आपको कितनी राशि में छूट मिली है वो आपको 26 नंबर कॉलम में फिल कर देनी है। और उसके बाद में जो 27 नंबर कॉलम है उसमें आपका कुल कितना टैक्स बन रहा है वो ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। और 28 नंबर कॉलम है उसमें आपने उस कर्मचारी का कितना टैक्स काटा है वो आपको 28 नंबर कॉलम में फिल कर देना है। जैसे ही ये आप सब कर देंगे उसके बाद में जो 31 नंबर कॉलम है उसमें अगर कर्मचारी का और टैक्स बढ़ता है तो वो 31 नंबर कॉलम में प्लस में आ जाएगा, और अगर कोई रिफंडेबल अमाउंट है तो वो माइनस के निशान में आ जाएगी, यानी ऋणात्मक चिन्ह के रूप में वो राशि आपकी 31 नंबर कॉलम में आ जाएगी। तो इस तरह से आप इस वेतन ड्रा को देखते हुए अनेक्सर 2 है उसको तैयार कर सकते हैं। और देखिए जो अन्य कटौतियां हैं उनमें जो 80D, 80E, 80TTA और 80G, इनके अलावा अगर कोई इन्वेस्ट है आपका तो वो आपको 91 नंबर और 92 नंबर कॉलम में फिल कर देना है। जो भी जितना शेष अन्य इन्वेस्ट बच गया वो आपको 91 नंबर और 92 नंबर कॉलम में फिल कर देना है। तो इस तरह से आप इसको तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके इस अनेक्सर 2 के जो कॉलम हैं वो अनावश्यक कॉलम हैं, उनके तरफ आपको ध्यान नहीं देना है। अब देखिए इनमें से कुछ कॉलम हैं जिनके बारे में मैं आपको और स्पष्ट कर देता हूं। जैसे
32 नंबर कॉलम से लेकर के 50 नंबर तक के कॉलम हैं वो आपके जो किसी कर्मचारी को अगर एचआरए में छूट दे रहे हैं उससे संबंधित है। अगर आप एचआरए में छूट दे रहे हैं तो आपको 32 नंबर से लेकर के 50 नंबर कॉलम की पूर्ति करनी है, जिसमें मकान मालिक के पैन नंबर, उसकी जो भी आपकी राशि है वो आपको यहाँ फिल करनी है। अगर आप छूट नहीं दे रहे हैं तो 32 से लेकर के 50 नंबर तक के कॉलम को आपको टच ही नहीं करना है, उनको खाली ही रहने देना है। उसके बाद में 51 से लेकर के 58 नंबर तक के कॉलम हैं वो भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। उसमें जो सुप्री एनवेंशन फंड है उससे संबंधित एंट्री है वो आपको करनी है। अगर कोई कर्मचारी इसके अंतर्गत आता है तो उसकी एंट्री आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद में जो 60 नंबर कॉलम है उसमें कर्मचारी अगर किसी दूसरे डीडीओ के पास भी कार्य करके आया है या यानी उसकी अन्य किसी सोर्स से इनकम हो रही है तो वो आपको 61 नंबर 62 नंबर कॉलम में फिल करनी है। उसके बाद में जो 62 नंबर कॉलम है उसमें जो ट्रेवल अलाउंस मिलता है, जो टैक्स फ्री होता है यानी यात्रा भत्ता लोगों को मिलता है, उसकी राशि है वो आपको 62 नंबर कॉलम में फिल करनी है। और 63 नंबर कॉलम है उसमें रिटायरमेंट के ऊपर जो ग्रेजुएटी मिलती है वो आपको 63 नंबर कॉलम में फिल करनी है। और 64 नंबर कॉलम है उसमें अगर कोई पेंशन के तहत कम्यूटेड वैल्यू मिल रही है तो वो आपको 64 नंबर कॉलम में फिल करनी है। और 65 नंबर कॉलम है उसमें रिटायरमेंट के ऊपर जो पीएल का भुगतान किया जाता है उसकी राशि मिलनी है जो टैक्स फ्री होती है। और अगर किसी कर्मचारी को आप हाउस रेंट में छूट दे रहे हैं तो वो 66 नंबर कॉलम में फिल करनी है, जो मैं आपको पूर्व में बता चुका हूँ। ये सब भरने के बाद में इनका सबका टोटल 68 नंबर कॉलम में आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई इनकम है कर्मचारी आपके वेतनरा में दर्शा करके आपको देता है तो वो आपको 69 नंबर कॉलम में फिल करनी है। तो ये थे आपके इस एनेक्सर 2 के महत्वपूर्ण बिंदु, जिसमें कौन से कॉलम में क्या क्या राशि आपको फिल करनी है वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस की है। आशा है वीडियो पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने अन्य साथी हैं उनको भी ये शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में अन्य किसी जानकारी के साथ में। तब तक SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल पर इसी तरह से बने रहें, देखते रहें और सीखते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।